नमस्कार दोस्तों, ये मेरा वीडियो जो है कोविड-19 को लेकर दोबारा प्रश्नों को लेकर उसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है। इसमें देखा गया विश्व में जो कोरोना के केसेस जो हैं करीब 80 लाख से ऊपर पहुंच चुके हैं और भारत जैसे देश में भी करीब इसकी संख्या 3.5 लाख से ज़्यादा हो गई है। अब देखने की बात यह है कि यदि लॉकडाउन पहले से देखा जाए, लॉकडाउन 1 से पहले जो स्थिति थी, भारत दुनिया के 10 संक्रमित देशों की लिस्ट में नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हमारे लॉकडाउन बढ़े, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और 5, और ये छलांग लगाते लगाते अब ये दुनिया के 10 संक्रमित देशों में चौथे पायदान पर पहुंच गया है। अब ये भी एक चिंता का विषय, एक तरफ लॉकडाउन हम लगा रहे हैं और ये ऐसा हो रहा है। नो डाउट हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा 135 से 140 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें ऐसा होना लाजमी है, ये माना जा सकता है। अब कुछ स्टेट स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे महाराष्ट्र के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये देखा जाए जैसे ये आपके अहमदाबाद में मतलब गुजरात के अंदर भी केसेस काफ़ी हैं और दिल्ली के अंदर भी केसेस हैं। और इसको लेकर विपक्षी दलों ने और नेताओं ने, देश के बड़े नेताओं ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि ये नंबर ऑफ़ टेस्ट जो क्षमता है इस स्टेट की करने की बहुत ज़्यादा है, टेस्ट इसीलिए कम किए जा रहे हैं जिससे नंबर्स कम दिखाई पड़े, ये उनका मानना है। इसी तरह के आरोप कुछ दिल्ली में भी लगे हैं और स्टेट्स में भी लगे हैं। और मेरा भी मानना है कि देखा जाए कि जिस स्टेट्स में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ ज़्यादा है वहाँ नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा मिले हैं। और ऐसा इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता कि जिन स्टेट्स में नंबर ऑफ़ केसेस कम हैं, कम दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहाँ कम ही है क्योंकि वहाँ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ कम है। मुझे लग रहा है फैसिलिटीज़ के हिसाब से नंबर ऑफ़ केसेस कम मिल रहे हैं। और कुछ लोगों का पहले वह भी मानना था कि जो श्रमिक थे या जिसको प्रवासी मजदूर कहा गया था, उनकी वजह से इन्फेक्शन इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ज़्यादा है, दिल्ली के अंदर ज़्यादा है, महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा है, या पुणे और थाने के अंदर ज़्यादा है। लेकिन अब ये देखा गया कि 20-22 दिन हो गए, ये लोग तो अपने मजदूर लोग तो अपने घर चले गए हैं, ज़्यादातर लोगों को तो अब विस्थापित कर दिया गया है। तो उसके बाद भी केसेस क्यों ज़्यादा हैं, तो इस पर मुझे नहीं लगता उस पर ब्लेम लगाने की ज़रूरत है या कोई रीज़न इस तरह के तलाशने की ज़रूरत है कि मजदूरों की वजह से ये केस ज़्यादा हुए होंगे। ये बात में ज़रूर आप डिस्कशन कर सकते हैं कि इंडिया में केसेस इतने क्यों हैं और यूएस में इतने ज़्यादा, जो मोस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं पब्लिक हेल्थ के मामले में, जहाँ पर हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, यहाँ पर फिर भी वहाँ नंबर ऑफ डेथ्स क्यों ज़्यादा है, इस बात पे तो डिस्कशन किया जा सकता है। और भारत में इसके बनस्पत कम केसेस क्यों हैं, इसका एक सीधा सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ये एवरेज एज है पॉपुलेशन का, वो 25 साल के आसपास आता है, जबकि उन देशों में जो एवरेज एज है पॉपुलेशन का 45 साल 46 साल के आसपास आता है। एजेड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ उन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है और अपने यहाँ कम है। हमारे यहाँ जो 15 से 60-65 साल का जो पॉपुलेशन का एज ग्रुप है, उसमें काफ़ी करीब 60% के लोग इसमें आते हैं, जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है ऐसा। तो इसलिए भी हमारे पास कुछ अलग टाइप, मतलब जो मोर्टेलिटी रेट हमारा जो है कि एटलीस्ट इन एज ग्रुप्स में बहुत कम है, बहुत कम होता है। वैसे भी इस पर मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। यदि आपको मॉर्बिडिटी किसी के अंदर नहीं है तो इस तरह की मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। अब दुनिया भर में देखा गया है कि जैसे FDA जैसे एजेंसीज भी हैं, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस का है, उसने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर कई बार स्टेटमेंट दी है, फिर यू टर्न भी लिया। इसी तरह लेंसेट ने पब्लिकेशन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर दिया था, उसका पब्लिकेशन को ऑथर्स के रिक्वेस्ट पर वापस किया गया। और इन सब को मद्देनज़र रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि मेंबर्स कंट्रीज़ को सपोर्ट करे, डायरेक्शंस दे टू कंट्रोल और मैनेज दिस पर्टिकुलर डिजीज़। लेकिन WHO का भी देखा गया समय समय पर इन्होंने भी यू टर्न लिया है, अपनी मॉडलिटीज़ चेंज करते रहते हैं। और उसी को देखते हुए मेंबर्स कंट्रीज़ भी अपने जो SOPs हैं वो दिन पर दिन चेंज करते जा रहे हैं, क्योंकि नोबडी नोज इट, मतलब कि एग्जैक्टली किसी को क्लियर पता नहीं कि वायरस क्या रूप लेगा और कैसे होगा। वैक्सीनेशन के लिए ट्रायल्स भी कई जगह फेज़ 3 में भी चल रहे हैं, फेज़ 2 में भी चल रहे हैं, और वैक्सीन बनाने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ भी और ये सब, इवन इंडिया भी काफ़ी तत्पर है कि कौन जल्दी से जल्दी वैक्सीन बनाए और उसका मार्केट से भी लाभ और पेशेंट्स को भी इसका लाभ हो, तो बचाया जा सकते हैं पॉपुलेशन को अपनी। अब एक बात और अभी देखने में आई है कि 3 दवाएं जो है, रेमडेसिविर जो है और डेक्सामेथासोन है
और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है। इन तीनों को लेकर बड़ा चर्चा है काफ़ी कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को लेकर। अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात अभी पहले मैंने की है कि इसमें एफडीए ने पहले अपने स्टार्टिंग में कहा था फॉर इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बाद में 24 अप्रैल को उनका स्टेटमेंट आता है कि नहीं, आप इसको डिसकंटिन्यू कीजिए। उसको देखते हुए फिर WHO ने फ्रांस को भी जो इसको इस्तेमाल कर रहा था कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, उसको बंद किया और उसके जो चल रहे थे क्लिनिकल ट्रायल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर, उसको उन्होंने रोका, तत्काल प्रभाव से रोक दिया। तो इस तरह हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का बहुत तगड़ा यू टर्न आया। स्टार्ट में काफ़ी यूज़ हुआ और इवन प्रेसिडेंट ट्रम्प भी इसको यूज़ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इज़ गेटिंग मतलब वेरी गुड इम्पैक्ट इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो उसको देखते हुए इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई थी। अब जो डेक्सामेथासोन के बारे में कहा जा रहा है, जिसके यूके के अंदर काफ़ी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और कहा जा रहा है, इवन यहाँ तक क्लेम किया जा रहा है मोर्टेलिटी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है और कोविड-19 को मैनेज करने में काफ़ी असर पड़ा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि 1/3 पेशेंट्स चुका है जो कम हो गया है, मोर्टेलिटी इसमें कम हो गई। इससे डेक्सामेथासोन है एक्चुअली क्या, ये स्टेरॉयड है, जबकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका इस्तेमाल शुरुआत में कोविड के रिलेटेड केसेस के अंदर करना बड़ा खतरनाक हो सकता है और इसके बारे में इसको बड़ी सोच समझ के यूज़ किया जाना चाहिए। ये स्टेरॉयड है जो कि भारत में बहुत समय से यूज़ किया जा रहा है। इसकी डिफरेंट फॉर्म्स भी यूज़ की जा रही हैं और ब्रिटेन में माना जाता है काफ़ी महंगा है और इसलिए इसका इस्तेमाल कुछ अभी स्टार्ट हुआ है और कोविड पे अभी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत में तो बहुत पहले से किया जा रहा था और यहाँ पर कुछ लोग इसको इवन एलर्जी के लिए यूज़ कर रहे थे। हमने सोरोसिस के केसेस में भी देखा, इसको डॉक्टर्स यूज़ कर रहे थे, क्लिनिशियन यूज़ कर रहे थे और उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट उनको मिले थे और इसमें देखा गया है। और एक जो तीसरी एक दवा और है रेमडेसिविर जो है, इसके बारे में बताते हैं कि ये MERS में भी यूज़ किया जाता था, मार्स में भी, SARS में भी इसका इस्तेमाल किया गया है और ये अभी कोविड-19 के पेशेंट्स को में काफ़ी जो ऑक्सीजन का इंटेक कम हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है। वैसे तो एक्सपेंसिव ड्रग्स है और अभी इवन भारत में इसकी शॉर्टेज हो गई थी। इसके कुछ वॉयल्स इन्होंने बांग्लादेश से भी मंगाने पड़े और ये काफ़ी जो रिच पेशेंट थे, प्रॉस्पेरस थे, जो मैनेजेबल, जिनके लिंक अच्छे थे, उनके लिए मंगाए गए थे। बांग्लादेश से शायद इन्होंने 30,000 वॉयल्स की डिमांड की थी, 20,000 वॉयल्स इनको मिले बांग्लादेश से। इसको इम्पोर्ट करना पड़ा था। तो इस तरह से इसके तीनों के रिजल्ट जो है अलग अलग हैं, लेकिन इस पर क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही हैं अभी। लेकिन फुल प्रूफ कोई नहीं कह सकता ये कोविड-19 के लिए मैनेज करने के लिए ये फुल प्रूफ दवा है और इससे हम आपको ट्रीट कर सकते हैं या प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। वैक्सीनेशन की ये प्रॉब्लम चल रही है कि वैक्सीनेशन अभी क्लिनिकल ट्रायल के कोई 3rd फेज में चल रहा है, कहीं पर 2nd फेज चल रहा है। अभी फुल प्रूफ जो है वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं हो पाई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिफरेंट, क्योंकि कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स जो हैं चेंज हो रहा है, कंट्री टू कंट्री चेंज हो रहा है, इवन प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से क्या एक वैक्सीन डेवलप कर पाने से ही क्या इसका इलाज या इसकी रोकथाम संभव हो पाएगी, ये भी एक क्वेश्चन बड़ा देखने वाला है कि किस हद तक इसमें सफलता मिलती है। और वैसे देश विदेश में एजेंसीज इसमें लगी हुई हैं इसके बारे में प्रिपेयर करने के लिए। तो देखते हैं कि किस हद तक ये हो पाता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसके बारे में, इन्फॉर्मेशन का प्रॉपर ना हो पाना। जो कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है ग्लोबल लेवल के ऊपर, जो प्रोजेक्शन भी है, इसके सटीक नहीं बैठ रहे हैं। पता नहीं क्या रीज़न है इसका। और क्योंकि जो प्रोजेक्शन जो बताया जा रहा है, जो नंबर ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एपिडेमिक बताया जा रहा है, पेंडेमिक बताया जा रहा है, वो रियलिटी से बहुत दूर मिल रहा है। तो इसका मतलब डेटा की अवेलेबिलिटी है, लेकिन हो सकता है प्रॉपर मॉनिटरिंग डेटा की ना हो रही है। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने शायद कहीं PHFI के साथ माना भी है कि जो इन्फेक्शन हुआ 70% लोगों का तो डेटा ही अवेलेबल नहीं है, उनके बारे में कोई रिकॉर्ड प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। और 40% पेशेंट्स को जो इन्फेक्ट हुए थे, यदि पेशेंट उनको कहें तो उनको तो ये भी नहीं पता कि मैं इन्फेक्ट हुआ था, मतलब वो इन्फेक्ट भी कभी हुए थे। तो इस तरह का है। और तो डेटा के बारे में डेटा भी बहुत कायदे से हमारे पास अच्छी तरह से अवेलेबल नहीं है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं है। जब मॉनिटरिंग नहीं होगी, डेटा की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो उसके एनालिसिस करके बिना करे हुए हम उसके बारे में, कोविड-19 के बारे में कुछ कह पाना बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। एक बात और इसमें बहुत ज़रूरी है जो सोचने की है कि कोविड-19 के बारे में जो देखा जा रहा है कुछ स्पेसिफिक सिटीज़ के अंदर जो कंट्री की हैं, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, सूरत है,
पुणे है, थाने है, जयपुर, इंदौर, इन सब सिटीज़ के अंदर एकदम से क्यों बढ़ा हुआ है? केस के नंबर ऑफ केसेस क्यों ज़्यादा मिल रहे हैं? मेरा तो यहाँ तक मानना है कि इसमें शायद फैसिलिटीज़ जो है, टेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा हो रहे होंगे, इसलिए नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा भी दिखाई पड़ रहे हैं। और सिटीज़ में ऐसा नहीं कि वहाँ पर केसेस कम हैं या क्योंकि अनडिटेक्टेड केसेस होंगे जिनका हम टेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी। तो ये एक रीज़न हो सकता है ऐसा होने का, ये मेरा अपना एक मानना है। और कुछ एक्सपर्ट यहाँ तक कह रहे थे कि जो प्रवासी जो मजदूर थे या जो लेबर क्लास थी, जो श्रमिक थे, जो उसकी वजह से इन सिटीज़ के अंदर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, इसकी वजह से ये केस बढ़े। लेकिन क्या हुआ कि 20-22 दिन पहले से ही, करीब लगभग 1 महीना हो गया, ये श्रमिक काफ़ी बड़ी संख्या में अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में वापस जा चुके हैं। तो 1 महीने के बाद भी यदि वो केसेस मिल रहे हैं, इसका मतलब कोई बहुत सिग्निफिकेंट कोरिलेशन दिखाई नहीं पड़ता प्रवासियों से और ये कोविड-19 की इन्फेक्टिविटी से। कि ऐसा अब तो प्रवासी जो मजदूर थे यहाँ से चले भी गए, उसके बाद भी नंबर ऑफ केसेस स्टिल राइज कर रहे हैं दिल्ली में, बॉम्बे में और पुणे में और इन सब सिटीज़ के अंदर। तो इसलिए डायरेक्टली ब्लेम करना या कहना कि ये प्रवासी मजदूरों की वजह से था, ये भी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दबाजी होगी और ये अनवेरीफाइड कंक्लूजन होगा। और एक चीज़ और है कि जो देश में और जो बीमारियाँ चली, पब्लिक हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ थी और जो ये ओपीडी की सर्विसेज थी उसको, और जो हॉस्पिटल थे काफ़ी हद तक कन्वर्ट किए, काफ़ी उनसे विंग्स, काफ़ी सेक्शंस को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स थी उस पर असर पड़ रहा है। उसके बाद वहाँ पर डेटा नहीं कि सिचुएशन में हुआ क्या है, ये जब डेटा आएगा उसके बाद इसको एनालाइज किया जा सकता है कि क्या हुआ उस सिचुएशन में। कोविड का तो ठीक है, आपने मॉनिटरिंग की फैसिलिटीज़ आपने बढ़ाई, लेकिन एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के अंदर से वहीं से स्टाफ लिया, वहीं से इंफ्रास्ट्रक्चर लिया, बजटरी एलोकेशन नो डाउट एक्स्ट्रा रहा होगा, और उसके बाद आपने कोविड को मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन जो एग्जिस्टिंग हेल्थ प्रॉब्लम थी, क्या उसकी प्रेवलेंस कम हुई है या उस पीरियड में अनडिटेक्टेड रह गए, मोर्टेलिटी रेट क्या उसकी वजह से बढ़ी है, ये सब एक डिस्कशन की ज़रूरत है इसके ऊपर, और इसमें थॉरो एनालिसिस की ज़रूरत है। आशा है आपको ये सब पॉइंट पसंद आएंगे और आप भी इसके अंदर सहयोग लेकर और इसको दोबारा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।